यूं ही कोई प्रधान नहीं बन जाता। अगर मोदी सरकार में 2014 से 3-4 सीनियर मंत्री हैं, ऐसे मंत्री जिनके नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी साहब हैं, तो एक नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी का, जिन्होंने ओडिशा से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन जो पार्टी और संगठन में धारदार काम के लिए आप ज़्यादा जाने गए, लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके साथ आपने अपनी पार्टी को बहुत आगे ले गए, आप पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर काम किए, लेकिन शिक्षा मंत्री के रूप में अब आप पिछली सरकार से लगातार कार्यरत हैं। कि ये माना जा रहा है कि आप में एक कार्यकुशलता है पार्टी को, संगठन को आगे ले जाने की, और इसीलिए बीजेपी की विचारधारा, संघ की विचारधारा कैसे किताबों के जरिए जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया जाए, इसके लिए आपको खास तौर पर चुना गया है। क्या ये बात सच है? अंजना जी, आपने मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 2020 में से 34 साल के बाद, एक तो कहूं मैं 34 साल के बाद एक डॉक्यूमेंट बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार भारतीयता के आधार पे, भारत की आत्मा के आधार पे एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। आज़ादी के उपरांत उस समय की लीडरशिप डॉक्टर राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, राजेंद्र बाबू, इन लोगों ने शिक्षा के ऊपर थोड़ा एक दृष्टि बनाई थी, लेकिन 70 दशक तक ये डिरेल हुआ था। पैराडिम शिफ्ट की कल्पना की गई 2020 में, जिसकी काम 2014 से शुरू हुई थी। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति आई, जिसके 5 साल अब हो गए। 5 साल अभी संयोग है, काल ही उसके 5 साल पूरा हुआ है, और नया बैच अब मेरे दायित्व 4 साल की शिक्षा में और 5 साल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1 साल पहले कोरोना के समय में वो पॉलिसी आई, थोड़ा उस समय उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसको इंटरप्रिटेशन करना चुनौती रहा, लेकिन मैं सफलता के साथ पिछले 4 साल में, 5 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की ज़मीन पे उतारने की काम शुरू हुई है। प्राथमिक शिक्षा से लेके प्री स्कूल समय से लेके हाई एंड रिसर्च तक देश की आवश्यकता क्या है, देश की नौजवानों की आकांक्षा क्या है, वैश्विक रिक्वायरमेंट क्या है, भारत की दायित्व क्या है, वहाँ तक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनविजनिंग किया है। आज केवल ये विचार का विषय नहीं है, हमारा विचार क्या अलग हो सकती है, कोई संघ बीजेपी के विचार अलग नहीं है। भारतीय विचार ही, जिस भारतीय विचार में संस्कार है, दायित्व है, मेहनत है, पारदर्शिता है, मौलिक चिंतन है, भारत की दर्शन आधारित है, वही भारतीय शिक्षा प्रणाली है। चलिए, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर सर लौटूंगी, उससे क्या देश को फायदा हुआ, कितने यूनिवर्सिटी हमारे क्यूएस रैंकिंग में गए, सब पूछूंगी। विपक्ष का ये आरोप है कि आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने के लिए और अपनी हिंदू विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अकबर द ग्रेट, जो अभी तक किताबों में पढ़ाया गया एनसीईआरटी के, आप एनसीईआरटी की किताबों में मूल बदलाव कर रहे हैं। अंजना जी, मैं उसको ऐसे क्रूर शासक बन गए अकबर। तो हकीकत है, ये क्या इतिहास को एक परिवार ने और एक समूह ने अपने ही सुविधा से, अपनी कन्वीनियंस से चीज़ों को दिखाने का पिछले आज़ादी के उपरांत कोशिश किया। ये षड्यंत्र मैकॉले ने शुरू किया था, भारत को लंबे समय तक अपने गुलामी में रखने के लिए, भारत की आत्मा को खिन भिन करने के लिए उन्होंने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये विषय कहा गया है, भारत को अगर लंबे समय तक गुलामी में रखना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना पड़ेगा, भारत की इतिहास को भुलाना पड़ेगा। इतिहास, संजना जी, दर्पण होता है भविष्य को रास्ता निकालने के लिए। क्या जो तथ्य एनसीईआरटी ने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन में किया है, न्यू एज बुक पब्लिकेशन किया है, कौन सी विषय बताइए ऐतिहासिक तथ्य से परे हैं? क्या इस देश में हम लोगों को सिर्फ एक एंगल से दिखना चाहिए? भारत में अनेक शूरवीर है। क्या सुहेलदेव जी के बारे में भारत की शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया जाता था? क्या बालक बाजी राउत की शहादत के बारे में पढ़ाया जाता था? क्या गुरुपुत्र दोनों साहबजादे के बारे में भारत की शिक्षा में पढ़ाया जाता था? ये कोई दृष्टिकोण है? ये कोई दृष्टिकोण नहीं, ये तो भारतीयता ही है। जिन लोगों ने अभी तक भारत की शिक्षा प्रणाली को जंजीरों में जकड़ के रखे थे, अभी हमको सौभाग्य मिल रहा है उसको अनबंडल करने के लिए। हम रेखा सीमित नहीं करते हैं, हम बड़ी लकीर खींचते हैं, रेखा को बड़ा बनाते हैं। ये बीजेपी संघ की विचारधारा नहीं, ये देश का इतिहास है। वो कह रहे हैं कि आपका सोर्स क्या है, जब आप अकबर के लिए कहते हैं कि विक्ट्री संदेश में उसने लिखा कि हमने काफिरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, इतने हजार लोगों का नरसंहार किया, आपका सोर्स क्या है? वो उसको चैलेंज। देखिए, ये सारा विषय क्या काशी विश्वनाथ जी को तबाह करने के लिए कोई मुगल शासक ने ऑर्डर नहीं निकाला था?
क्या उनकी प्रणाली में मूल समाज को, मूल भारतीयों के ऊपर उत्पीड़न नहीं हुए थे? ये सब ऐतिहासिक प्रमाण है, तथ्य ही है कि इनको अगर अपने काले चश्मा पहनना ही उनको पसंद है, हम क्या कर पाएंगे? ये ऐतिहासिक तथ्य आधारित है, ये प्रमाण आधारित है, ये भारत की आत्मा से जुड़ी हुई विषय है। इस विषय को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने इस समय में 21वीं सदी में कम से कम भारत की नई पीढ़ी को अपने दायित्वबोध से जोड़ने के लिए, अपने विरासत को समझने के लिए और भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सही काम कर रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भी बतौर शिक्षा मंत्री मानते हैं कि अकबर एक क्रूर शासक थे। देखिए, इतिहास के तथ्य है ये। मैं इतिहास की पाठक हूँ, मैं इतिहास की अनुयायी हूँ। सत्य को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हो। ओवैसी साहब कहते हैं मुगलों को जितना गाली देना है दे दो, उनके यहाँ पर बड़ी बड़ी मीनारें हैं, ताजमहल से लेकर सब कुछ है, आप मुगलों को लेकर जितना भी गालियाँ दीजिए, लेकिन वो इतिहास का हिस्सा हैं। देखिए, हमने तो अपना ही पक्ष रखा ना, भारत की पक्ष ही रखा है ना। हम देखो, पिछले 1000 साल से 1947 की पहले लगभग 10वीं सदी से आगे भारत लंबे समय गुलामी के अंदर रहा, विभिन्न कालखंड में गुलामी के अंदर रहा है। हमने कई चीज़ पाया है, कई चीज़ खोया है। एक भारत एक जड़ से जुड़ी हुई सभ्यता होने के कारण कितना भी बाह्य आक्रमण हो, कितना भी हमारे ऊपर शोषण किया जाए, तब भी भारत, जो कहते हैं हस्ती मिटती नहीं है। हम इस राजपथ पे, कर्तव्य पथ पे खड़े हो के हम बात कर रहे हैं। हमारी ये विरासत, हमारी ये सभ्यता, हमारी हस्ती मिट ही नहीं सकता है। लेकिन इस कालखंड में जो आए, हमने सबको स्वीकार किया, हमने सबको अकोमोडेट किया। जिससे कोई भाषा, कोई तत्व हमको आत्मसात करना है, हमने उनको आत्मसात किया और भारत की ज्ञान परंपरा दुनिया को ही हमने पहुंचाया। इसलिए हमें कोई विद्वेष किसी के ऊपर नहीं है। हम किसी चीज़ को भुलाना नहीं चाहते हैं, किसी को अनदेखा नहीं करना चाहते, लेकिन हम सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। एनसीईआरटी की किताब में सर अब आप ऑपरेशन सिंदूर डालने वाले हैं, इसको लेकर भी विवाद है। अब संसद में इस पर बहस हुई, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने विमान गिरे, हमने समर्पण क्यों कर दिया, सीज फायर क्यों कर दिया, जो भी शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दो प्रश्न उठते हैं। अभी हम संसद में अपने विपक्ष को तो कन्विंस ही नहीं कर पाए हैं, और हम किताब में क्या सरकार की वाहवाही के लिए ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों की विचित्र प्रकार की एक आत्मविस्मृति में स्थिति में जा चुके हैं। कोई भी भारत काल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भारत की पक्ष रखने आया हूँ। भारत की पक्ष क्या है? क्या ये जो भारत की सेना की ये गौरव है, उन्होंने जो पराकाष्ठा दिखाई है, क्या ये हम सभी के मन में एक प्रेरणा देने लायक विषय नहीं है? जो मानसिकता के लोग कभी भी जो कुंठित रहते हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुकी है, उनकी एक ही लक्ष्य है कि एक परिवार को कैसे हम महिमा मंडन करें, उनको कैसे सुरक्षित करें, उनकी वाहवाही करें। उस मानसिकता से आज बाहर आके देश गौरवान्वित हो रही ऑपरेशन सिंदूर के कारण। इतिहास ने किसको लेके गौरवान्वित हुआ है? जिन्होंने शत्रु को, प्रतिद्वंदियों को पटखनी दी, मात दी। आज भारत की सेना ने हमारी शत्रुओं को, जिन्होंने भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, 3 दिन पहले ऑपरेशन महादेव करके उनको हमने सबक सिखाई है कि भारत के ऊपर अगर आंच लाओगे तो आपको मौत की घाट उतारा जाएगा। ये भारत की प्रतिबद्धता है। इसमें क्या ये विषय क्या अंजना जी नई पीढ़ी के अंदर नहीं जानी चाहिए? नई पीढ़ी भारत की ब्रह्मोस के बारे में नहीं जाननी चाहिए, आकाश के बारे में नहीं जाननी चाहिए? ये सब होगा एनसीईआरटी की निश्चित किताबों रूप में। ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, आत्मनिर्भर जो डिफेंस में बन रहे चैप्टर होगा, पैराग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की कूटनीतिक, भारत की सांसदों ने 7 ग्रुप मिलकर भारत की पक्ष को रखने के लिए दुनिया में गए। ये अलग बात है, राहुल गांधी जी के परिवार को पसंद नहीं हो रही है। उन्हीं की पार्टी के लोग जो भारत की गौरव विदेश में किए, उनको वो अस्वीकार कर रहे हैं, उनको नापसंद कर रहे हैं। लेकिन वो जाके भारत को गाली देंगे, भारत की बाहर जाके गाली देंगे, वो मंजूर है। ये उनकी सूझबूझ है, उनकी ये बौद्धिक स्तर बताती है। आज़ादी के उपरांत कई बार हमने पाकिस्तान के साथ आमना सामना होना पड़ा, लेकिन पहली बार हमने पाकिस्तान के घर में घुस के जो तबाही किया भारत की सैनिकों ने, भारत की वायुसेना ने, भारत की सैन्य शक्ति ने, क्या इसके गौरवान्वित होने लायक विषय है कि नहीं? अंजना जी बताओ। राहुल गांधी जी अगर उसको लेकर शर्मिंदगी उनको आ रहा है, हम उनको क्या कहेंगे? उनको प्रभु सद्बुद्धि दे।